बेसिक प्रोविजंस आप गो थ्रू कर रहे हैं, सेक्शन 5 तक के प्रोविजंस आप पढ़ चुके हैं, लेकिन आज सेक्शन 6, 7, 8, 9, 10 ये सब प्रोविजंस पढ़ने से पहले एक बार कुछ बेसिक टर्म्स को समझना जरूरी है, जो आगे बार बार रिपीट होंगी। आप मुझसे पूछेंगे कि सर इस वर्ड का क्या मीनिंग है, तो जो कुछ ऐसी बेसिक टर्म्स हैं जो आगे इस चैप्टर में बार बार रिपीट हों, तो मैं उनको पहले आपको मीनिंग समझा देना चाहता हूं। और बेटा सब लोग ध्यान से स्क्रीन पे ध्यान देना, अच्छी तरह से उस टॉपिक को कवर कर लो, आगे इस चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए, आपको 3 टर्म्स हैं जो बार बार रिपीट होंगी, उनके बारे में अपन जिक्र कर लेते हैं। एक टर्म आपके सामने बार बार आएगी कि सर शूट क्या होता है। ठीक है, ये टर्म्स पहले भी पढ़ी है और आगे भी आएगी। अब शूट क्या होता है यानी केस। एक आएगा कि सर फिर अपील क्या होती है, अपील क्या होती है। और एक होता है सर फिर ये एप्लीकेशन क्या होती है। बेटा 3 टर्म हैं जो आपको सभी को पता होना चाहिए सर क्या होता है। तो बेटा चलो सबसे पहले मैं आपको शूट का एग्जांपल दे देता हूं, शूट क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक अनिल नाम का पर्सन है, ध्यान दें, शूट का एग्जांपल दे रहा हूं आपको। पहले अनिल और सुनील, इन 2 लोगों के बीच में और किसी मकान को लेकर के, कोई हाउस प्रॉपर्टी है, कोई मकान है, उसका डिस्प्यूट पेंडिंग है सर। यानी कोई ऐसी हाउस प्रॉपर्टी है, कोई मकान है जिसमें सुनील बोल रहा है कि यह मकान मेरा है, अनिल बोल रहा है कि मेरा है, तभी तो दोनों में लड़ाई हो रखी है। तो अनिल और सुनील के बीच में डिस्प्यूट है कोई प्रॉपर्टी को लेकर के। तो अनिल ने उस प्रॉपर्टी पर अपना हक जताते हुए और कोर्ट में केस फाइल किया, जो भी कोर्ट है वहां पर केस फाइल किया कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और सुनील के कब्जे में है, लेकिन ये प्रॉपर्टी मुझे दिलवाई जाए। तो आपको बताया था जो पर्सन सूट फाइल करता है बेटा उसको प्लेंटिफ कहेंगे। ये वर्ड लर्न रखना। अब आप, जो पर्सन कोर्ट में सूट फाइल करता है उसको प्लेंटिफ कहते हैं, और जिस पर्सन के अगेंस्ट में आपने सूट फाइल किया है उसको डिफेंडेंट कहते हैं, क्योंकि वो खुद को प्रोटेक्ट करेगा, खुद को डिफेंस करेगा, इसलिए उसको डिफेंडेंट कहते हैं। तो सिविल सूट में जो पार्टीज होती हैं उनके टाइटल आपको याद होनी चाहिए। जिसने मुकदमा दायर किया है वो प्लेंटिफ, और जिसके खिलाफ ये सूट फाइल किया है वो डिफेंडेंट होता है। आप बोलोगे ठीक है सर, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं। कोर्ट में इस अनिल ने अपना सूट फाइल किया, ये अपना सूट कोर्ट में फाइल किया। कोर्ट के पास जैसे ही आपके केस की फाइल पहुंची, कोर्ट ने इस डिफेंडेंट को भी बुलाया और दोनों पार्टीज की सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया, कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया कि यह पर्टिकुलर मकान अनिल का है और सुनील के कब्जे में है अभी, इसलिए हम सुनील को डायरेक्शंस देते हैं कि वो मकान को खाली कर दे। बेटा ध्यान से सुनो, ये जो कोर्ट का डिसीजन होता है ना, इसको डिक्री बोलते हैं। हाँ, कई कई जगह इसको ऑर्डर भी बोलते हैं। जो कोर्ट का डिसीजन है, कोर्ट के फैसले को, डिसीजन तो एक जनरल वर्ड है, ये तो एक आम भाषा में बोलने में आता है, लेकिन कानून की भाषा में कोर्ट के फैसले को सामान्यतः डिक्री कहते हैं यदि वो फाइनल डिसीजन है तो, और कई जगह उसको ऑर्डर भी कहते हैं। आप डिक्री और ऑर्डर में क्या फर्क होता है, ये बेटा मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको, सिविल प्रोसीजर कोड, जिसको शॉर्ट में सीपीसी बोलते हैं। तो वहां पर इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ऑर्डर और डिक्री में क्या फर्क है। अभी बस इतना मान लो कि कोर्ट का जो फैसला होता है उसको डिक्री कहते हैं, उसको ऑर्डर कहते हैं। अब ये कोर्ट का फैसला फॉर एग्जांपल अनिल के फेवर में आ गया, यानी अनिल केस जीत गया, उस मकान पर
एक तरह से अब अधिकार किसका है? अनिल का है। लेकिन बेटा मकान तो अभी भी सुनील के पास ही तो है। अब अनिल क्या करेगा? अनिल दोबारा कोर्ट में जाएगा सर, इस डिसीजन की कॉपी लेकर के कि जज साहब आपने ये तो फैसला दे दिया कि ये मकान मेरा है, लेकिन सुनील से मकान खाली भी तो करवा के दो, मेरे कहने से वो मकान खाली नहीं कर रहा। यानी कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसको एग्जीक्यूट करवाना। तो अब यहां पर अनिल एप्लीकेशन फाइल करेगा, एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन, इसको एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन बोलते हैं। ये सीपीसी के ऑर्डर 21, जैसे किसी एक्ट में सेक्शन होते हैं ना, ऐसे सीपीसी जो कोड है, सिविल प्रोसीजर कोड, उसमें ऑर्डर लिखे हुए, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3। तो ऑर्डर 21 में ये एप्लीकेशन फाइल होती है। बेटा ध्यान से सुनो, एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन तभी फाइल होती है जब कोर्ट का डिसीजन आ चुका है और उस कोर्ट के डिसीजन को लागू करवाना है। यानी कोर्ट ने आपके फेवर में डिसीजन दे दिया कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, लेकिन जो अगला पर्सन है, जो डिफेंडेंट है, जिसके कब्जे में अभी प्रॉपर्टी है, वो आपको हैंडओवर नहीं कर रहा। तो आपको कोर्ट की डिक्री को एग्जीक्यूट करवाना होगा, जिसके लिए आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे कोर्ट में, और फिर वो कोर्ट आपको वो मकान खाली करवा करके हैंडओवर करेगा। अब बेटा ध्यान से सुनो, पहले आपने सूट फाइल किया, तो सूट तब फाइल होता है जब राइट्स, कोई भी अधिकारों की लड़ाई हो। प्रॉपर्टी पर किसका राइट है पहले ये तय हुआ, तो ये सूट में फाइल, ये आपने सूट फाइल किया, उसमें राइट्स डिटरमाइन हुए। जब राइट्स डिटरमाइंड हो गए, अब उसी सूट के डिसीजन को, उस डिक्री को एग्जीक्यूट करवाने के लिए फिर आपने एप्लीकेशन फाइल की। तो बेटा ध्यान रखना, सूट फाइल करना अलग कंसेप्ट है और एप्लीकेशन फाइल करना अलग कंसेप्ट है। दोनों एक चीज नहीं होती। सूट फाइल तब करते हैं, ये वो मेन केस फाइल करना है। सूट फाइल करना यानी वो मेन केस फाइल करना जिसमें राइट्स को लेकर के, ड्यूटीज को लेकर के लड़ाई है, वो मेन केस फाइल करना तो सूट फाइल करना होता है। और उस केस का डिसीजन आ गया, उसके डिसीजन को एग्जीक्यूट करवाने के लिए जब आप कोर्ट में जाते हैं तो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन फाइल करना। तो एक तो एप्लीकेशन ये हो गई। ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल और दे रहा हूं। मान लीजिए ये जो कोर्ट में अभी केस चल रहा है, अनिल और सुनील के बीच में इस प्रॉपर्टी को लेकर के केस चल रहा है, और आप सभी लोग जानते हैं बेटा, कोई 2 महीने या 4 महीने में कोर्ट अपना फैसला नहीं सुनाता। आपको पता है ना, कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक लग जाती है। तो मान लीजिए सर ये 5 साल, 10 साल, इस बीच में यदि कहीं सुनील ने उस मकान को बेच दिया तो, या सुनील ने उस मकान को कहीं तोड़ दिया, फोड़ दिया तो, उस मकान को डैमेज कर दिया तो, यानी एक्चुअली वो मकान है तो सुनील के कब्जे में ना, और कोर्ट में केस पेंडिंग है, तो सुनील उस मकान का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहा, उसको रिपेयर मेंटेनेंस नहीं करवा रहा, क्योंकि सुनील को भी लग रहा है कि ये मकान मेरे हाथ से जाने वाला है। तो इससे तो अनिल को नुकसान होगा। कल ये केस जीत भी जाएगा तो भी उसको प्रॉपर्टी जो मिलेगी वो डैमेज्ड हालात में मिलेगी। तो केस तो अभी पेंडिंग है, तो पेंडिंग केस में अनिल ने एक एप्लीकेशन फाइल की। हाँ, जब आपका मेन केस पेंडिंग होता है तो भी आप बीच में एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि जज साहब एक रिक्वेस्ट आपसे, जो मेरा और सुनील का प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट चल रहा है ना, उस प्रॉपर्टी की हालात दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सुनील को डायरेक्शंस दें कि वो प्रॉपर्टी की रिपेयर मेंटेनेंस करवाए, उसके रंग रोगन करवाए। जो भी खर्चा लगेगा हम दोनों पार्टी आधा आधा दे देंगे, और लास्ट में जो भी डिसीजन आएगा, जिसका भी ये मकान होगा, तो वो फिर उस अमाउंट को रिफंड कर देगा। लेकिन अभी बीच में प्रॉपर्टी को बचाना जरूरी है।
नहीं तो लास्ट में जो भी जीतेगा उसको मकान ऐसी हालात में मिलेगा कि सर कोई फायदा नहीं है। तो पेंडिंग केस के दौरान भी केस के सब्जेक्ट मैटर को बचाने के लिए कई बार बीच बीच में भी या तो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है। तो बेटा ध्यान से सुनो, एक केस में 2 बार, 5 बार, 10 बार, कितनी भी बार बीच में एप्लीकेशन लग सकती। एक एप्लीकेशन तो ये वाली है, ये तो खैर डिसीजन आने के बाद एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन है, इसको तो बोलते हैं ऑर्डर 21 एप्लीकेशन। और बाकी जो एप्लीकेशंस हैं तो वो तो सर किसी भी शूट के पेंडिंग के दौरान कभी भी कोर्ट में फाइल हो सकती। तो मेरे हिसाब से आपको शूट और एप्लीकेशन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूं, शूट एंड एप्लीकेशन। तो जब आपका जो मेन केस फाइल होता है जिसके थ्रू कोई राइट्स या ड्यूटीज डिटरमाइन करवानी है उसको तो बोलते हैं शूट। और शूट फाइल होने के बाद उसी केस से रिलेटेड कोई फर्दर इश्यूज अराइज हो, प्रॉपर्टी को बचाना हो, कहीं दूसरी पार्टी प्रॉपर्टी सेल ना कर दे तो स्टे ऑर्डर लेना हो, प्रॉपर्टी का टाइम टू टाइम रिपेयर मेंटेनेंस करवाना हो, तो ये सब कोर्ट के थ्रू ही होगा। तो इसके लिए बार बार एप्लीकेशंस लगानी पड़ती हैं, इसीलिए तो ये मैटर लंबा खींचता है सर। क्योंकि जैसे ही बीच में कोई एप्लीकेशन आ गई तो कोर्ट मेन केस की सुनवाई को तो रोकेगा और जो एप्लीकेशन फाइल हुई पहले उनको डिस्पोज ऑफ करेगा, पहले उनकी सुनवाई करेगा। इसलिए अपने इंडिया में सिविल केस बहुत लंबे चलते हैं, 2 साल, 5 साल, 10-10 साल लग जाते हैं सर एक प्रॉपर्टी के केस को किसी लास्ट मुकाम तक पहुंचने में। तो शूट फाइल करना यानी मेन केस फाइल करना और एप्लीकेशन फाइल करने का मतलब है कि और कोई ऐसा कोर्ट से रिक्वेस्ट करना जिसमें कि आप कोई राइट्स डिटरमाइन नहीं करवा रहे बल्कि केस से जुड़े हुए सब्जेक्ट मैटर को बचाने की कोशिश करते हैं। अब आता है कि सर फिर अपील क्या होती है। देखो अपील तो आप सब लोग जानते हैं। अब जैसे ये जो कोर्ट था, फॉर एग्जांपल ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जिस कोर्ट में आपने केस फाइल किया था ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था और इसने अपना जो भी डिसीजन दिया, अब हो सकता है इस डिसीजन से सुनील खुश नहीं हो, सुनील को लगता है कि नहीं इस कोर्ट ने गलत फैसला दिया है और मैं तो इसके फैसले से खुश नहीं हूं। बेटा आपको ध्यान है ना, यदि आप किसी एक कोर्ट के डिसीजन से एग्री नहीं हैं तो सामान्यतः लॉ में एक प्रोविजन होता है कि आप उसके हायर कोर्ट को, अब जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिसीजन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की डिक्री है तो इसके अगेंस्ट में आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। हाँ सर आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो, लेकिन जब हाई कोर्ट में अपील करने जाओगे तो हाई कोर्ट पूछेगा कि भाई किस ऑर्डर से एग्री हो। तो ये इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो डिक्री है ना इसकी कॉपी आपको हाई कोर्ट में अपील करते टाइम साथ में देनी पड़ती है। हाई कोर्ट में आपको यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस फैसले की कॉपी आपको हाई कोर्ट में जमा करवानी पड़ेगी कि जज साहब ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला है और इससे हम डिसएग्री हैं। क्यों डिसएग्री हैं वो कारण बता दो कि सर इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तो जब इस मेन केस की सुनवाई कर रहा था तो हमारे एविडेंस कंसीडर नहीं किए, हमें प्रॉपर सुनवाई का मौका नहीं दिया, हमें एविडेंस कोर्ट में प्रस्तुत करने की अपॉर्चुनिटी नहीं दी, कोर्ट ने प्रॉपरली ट्रायल नहीं किया। कुछ ना कुछ तो आपको कमी निकालनी पड़ेगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ट्रायल में, तभी तो हाई कोर्ट आपकी अपील एक्सेप्ट करेगा। फिर यहां पर हाई कोर्ट अब दोबारा से उस केस की सुनवाई करेगा, फिर हाई कोर्ट अपना डिसीजन दे देगा। इस तरह से ये एक हायरार्की बनी हुई है, इसमें आप अपील पे अपील कर सकते हैं जब तक कि लॉ में मना नहीं हो। तो ये 3 टॉपिक आपको ध्यान होने चाहिए। शूट क्या होता है, अपील क्या होती है और एप्लीकेशन क्या होती है। और एप्लीकेशन को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लो, प्लीज ध्यान से सुनना। एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी, सीपीसी के ऑर्डर 21 के एप्लीकेशन यानी एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन और अदर एप्लीकेशंस, क्योंकि इन दोनों के लिए लिमिटेशन एक्ट में अलग अलग प्रोविजन है। बेटा ध्यान से सुनना प्लीज, एप्लीकेशन को 2 कैटेगरी में डिवाइड करना।
एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी, यानी ये एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन। और याद करो एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन कब फाइल होती है? जब किसी शूट का डिसीजन आ गया, उस डिसीजन को एग्जीक्यूट करवाने के लिए फाइल होती है। और अदर एप्लीकेशंस तो ड्यूरिंग द केस कभी भी फाइल हो सकते हैं। तो आइए अब इस टॉपिक को पढ़ते हैं। अब आप एक बार याद करो, लास्ट क्लास में मैंने आपको कौन सा सेक्शन पढ़ाया था? आप कहेंगे सर सेक्शन 5। और बेटा याद करो, सेक्शन 5 था डॉक्ट्राइन ऑफ सफिशिएंट कॉज। उसमें मैंने एक पैराग्राफ आपको यह बोला था कि उसको अपन अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। आइए उसी पैराग्राफ को पढ़ने का समय है। यह पैराग्राफ जब मैंने आपको सेक्शन 5 पढ़ाया था तब नहीं बताया था, तो ध्यान से सुन लो बेटा। सेक्शन 5 इज नॉट एप्लीकेबल। सेक्शन 5 एप्लीकेबल नहीं होता है टू द एप्लीकेशंस अंडर द प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर 21। अब याद करो 21 की एप्लीकेशन कौन सी है? एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन। तो एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन और शूट फाइल करना हो तो सेक्शन 5 अप्लाई नहीं होगा। यानी यदि शूट फाइल करने का लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया या एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल करने का लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया और आपने शूट फाइल नहीं किया या एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल नहीं की, तो बेटा चाहे कितने ही उचित कारण हो, सफिशिएंट कॉज इस केस में आपकी हेल्प नहीं करेगा। यानी सफिशिएंट कॉज का जो बहाना है वो सिर्फ दो ही जगह काम आता है। या तो अपील करने में आप 1-2 दिन लेट हो गए हो तो सफिशिएंट कॉज वाला बहाना चल जाएगा, या एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन के अलावा कोई अदर एप्लीकेशन का जो टाइम लिमिट होता है फाइल करने का, वो यदि आप लेट हो गए हो तो वहां बहाना चल जाएगा, वहां आपको सफिशिएंट कॉज का बेनिफिट मिल सकता है। यानी शूट फाइल करने में और एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल करने में सेक्शन 5 आपकी हेल्प नहीं कर सकता। ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है, प्लीज ये याद रखनी है। ये समझिए आप कि आप एक प्रोफेशनल स्टूडेंट हो और आपको लॉ को सिर्फ पढ़ना ही नहीं है बेटा, उसको समझना भी है, ताकि कल कोई पूछ ले आपसे कि भाई मेरा लिमिटेशन पीरियड था किसी शूट को फाइल करने का और वो खत्म हो गया, तो ये मत बोल देना कि सफिशिएंट कॉज है तो बाद में भी फाइल कर सकते हैं। बेटा सफिशिएंट कॉज सिर्फ अपील और एप्लीकेशन इन दो पे ही मिलता है। शूट फाइल करने में या कोर्ट के डिसीजन की एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल करने में सेक्शन 5 में जो आपको सफिशिएंट कॉज बताया था वो कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। इसलिए मैंने आज आपको कुछ भी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने से पहले शूट, एप्लीकेशन और अपील इनके बारे में ये बेसिक टॉपिक पहले पढ़ाया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो अब स्टडी करते हैं सेक्शन 6, 7 और 8 के प्रोविजंस। तो उसके लिए भी मुझे एक एग्जाम्पल लिखना होगा, तो मैं एग्जाम्पल के लिए यहां पर अपनी जगह बना लेता हूं। ठीक है, देखो लॉ को यदि आप एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं ना, तो आपको समझने में और मुझे समझाने में दोनों को फायदा होता है। अब यहां पर सेक्शन 6 बोलता है कि यदि कोई पर्सन डिसेबल्ड हो, हाँ सर कुछ ऐसे लोग हैं जो केस फाइल करने के लिए योग्य नहीं है सर, वो डिसेबल्ड हैं, तो उनका लिमिटेशन पीरियड तब स्टार्ट होगा जब उनकी डिसेबिलिटी खत्म हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर ये बात हमें तो समझ में नहीं आई, तो चलो कोई बात नहीं, मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा देता हूं। मान लीजिए सर एक अनिल नाम का पर्सन है, ध्यान से सुनना प्लीज बेटा, ये माइनर है, इसकी एज 18 साल से कम है। मान लेते हैं इसकी एज, माइनर वो ही होता है जिसकी एज 18 ईयर से कम होती है, इसकी एज है 16 ईयर। ठीक है, इसने कोई लोन दिया होगा और ये कोई सुनील नाम का पर्सन है, इसको इसने कोई लोन दिया था बट ये रीपे नहीं कर रहा। रीपे नहीं कर रहा तो अनिल केस फाइल करना चाहता है, तो यदि अनिल चाहे तो ड्यूरिंग माइनॉरिटी भी केस फाइल कर सकता है, तो इसके बिहाफ पर इसके गार्जियन फाइल करेंगे।
अब वैसे आपको याद होगा कि डेब्ट रिकवरी के केस में लिमिटेशन पीरियड कितना होता है? 3 साल। तो जिस दिन ये डेब्ट ड्यू हुई वहीं से 3 साल में लिमिटेशन पीरियड खत्म हो जाएगा ना। लेकिन क्योंकि यहां पर जिसको केस फाइल करना है प्लेंटिफ, वो माइनर है। बेटा ध्यान से सुनो, जिसको केस फाइल करना है यानी जो प्लेंटिफ पार्टी है वो माइनर है। जिस दिन ये डेब्ट ड्यू हुई, सुनील ने पेमेंट नहीं किया और उस दिन ये अनिल माइनर है, तो इसको लिमिटेशन पीरियड 3 साल का नहीं मिलेगा। नहीं, मिले तो 3 साल का गा, लेकिन इस डेट से काउंट नहीं करेंगे 3 साल। इसका लिमिटेशन पीरियड कब से स्टार्ट होगा? तो अभी तो ये 16 साल का है ना, तो जिस दिन ये मेजर हो जाएगा तब से 3 साल मिलेंगे इसको लिमिटेशन पीरियड के रूप में। बेटा ध्यान से सुनो, यदि कोई पर्सन माइनर है तो माइनर पर्सन के लिए लिमिटेशन पीरियड किस डेट से स्टार्ट होगा? तो उस डेट से जिस दिन वो माइनर नहीं रहेगा उस दिन से उसको लिमिटेशन पीरियड मिलेगा 3 साल का। तो यदि कोई भी पर्सन माइनर है और उसका राइट ड्यू हो गया कि वो केस फाइल कर सकता है, लेकिन उस दिन वो माइनर है, तो उसके लिए लिमिटेशन पीरियड उस दिन से काउंट नहीं होगा, बल्कि वो जब मेजर हो जाएगा उस दिन से उसको जो भी लिमिटेशन पीरियड है 1 साल 2 साल 3 साल वो मिलेगा सर। इसी तरह से यदि चलो माइनर नहीं होता, भगवान ना करे ये पर्सन अनसाउंड माइंड का होता, हाँ बेटा अनसाउंड माइंड पागल होता, जब लोन दिया था तब तो ये सही था, लेकिन इसको टाइम पर लोन की रीपेमेंट नहीं हुई, ये सुन के पागल हो गया, फॉर एग्जाम्पल बात कर रहे हैं, तो अब ये केस फाइल करे, लेकिन ये तो अनसाउंड माइंड का है ना। तो इसके लिए लिमिटेशन पीरियड कब स्टार्ट होगा? जब ये सही हो जाएगा। अब सही होने में कितना भी समय लग सकता है, तो जब ये सही हो जाएगा तब से लिमिटेशन पीरियड जो 3 साल का है डेब्ट रिकवरी का, वो लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा सर। यानी ये तब तक कभी भी केस फाइल कर सकता है। तो सेक्शन 6 यही कहता है। आइए ध्यान से सुनते हैं। लिखा इसमें जनरली कि सामान्यतः द पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑन विच द कॉज ऑफ एक्शन हैज अराइजन, कि नॉर्मली तो लिमिटेशन पीरियड उसी डेट से स्टार्ट होता है जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। बट इन केस ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम सम लीगल डिसेबिलिटीज, लेकिन यदि कोई पर्सन लीगल डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है, यानी यदि वो माइनर है, अनसाउंड माइंड का है, तो ये डिसेबिलिटीज हैं उसकी और ये लीगल डिसेबिलिटीज हैं, तो फिर लिमिटेशन पीरियड शैल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द सीजेशन ऑफ डिसेबिलिटी। तो फिर लिमिटेशन पीरियड तब स्टार्ट होगा जिस दिन उसकी डिसेबिलिटी खत्म हो जाएगी, यानी वो अनसाउंड माइंड का है तो जिस दिन वो सही हो जाएगा, यदि वो माइनर है तो जिस दिन वो मेजर हो जाएगा उस दिन से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। सेक्शन 6 को पढ़िए, ये इसमें ये लिखा है कि यदि कोई माइनर पर्सन है तो माइनरिटी एक वैलिड डिफेंस है, तो माइनर के लिए लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा सर। जिस दिन वो मेजर होगा वहां से भी उसको 3 साल और मिलेंगे, और लिमिटेशन पीरियड तब से स्टार्ट करेंगे जब वो माइनर नहीं रहा। और सेक्शन 6 ने कहा है कि यहां माइनर का मतलब एक ऐसा बच्चा भी है जिसका भी जन्म नहीं हुआ है, जो अपनी मदर्स वोम्ब में है, यानी सर जो अपनी अभी मां के पेट में है सर, ऐसा बच्चा जो जिसका भी जन्म नहीं हुआ है, उस दुनिया में आया नहीं है, लेकिन वो अपनी मां के पेट में है, यानी उसकी मदर प्रेग्नेंट है, लेकिन अभी उस बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, और हो सकता उस बच्चे के फेवर में कोई राइट एक्रू हो गया हो, तो वो केस कब करेगा? पहले तो वो इस दुनिया में आएगा, फिर वो 18 साल का होगा, उसके बाद भी उसको 3 साल का लिमिटेशन पीरियड मिलेगा। तो माइनर का मतलब सिर्फ वो ही नहीं कि एज 18 साल से कम हो, माइनर की डेफिनेशन में उस बच्चे को भी शामिल किया है जो अनबॉर्न है, लेकिन
वो एग्जिस्टेंस में जरूर है। हाँ, यानी उसकी मम्मी प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी होना कंपलसरी है, फिर चाहे वो 2 महीने की प्रेगनेंसी हो, 3 महीने की हो, भाई प्रेगनेंसी को 9 मंथ्स कंप्लीट होने पर तो उसका बर्थ हो ही जाएगा। लेकिन यदि मान लो अभी उसकी मम्मी प्रेग्नेंट है और वो 4-5 महीने का ही बच्चा है मम्मी के पेट में, तो उसको भी माइनर पर्सन माना जाएगा। तो यदि वो जब तक अपनी मम्मी के पेट में है उस ड्यूरेशन में ही उसका कोई राइट एक्रू हो गया हो, उसकी कोई फैमिली, मान लो उसके फादर एक्सपायर हो गए हों, तो अब एक तरह से जब वो इस दुनिया में आएगा तो वो ही फादर की जगह लेगा, तो वो केस फाइल कब करेगा? तो उसके लिए लिमिटेशन पीरियड कब होगा? तो 18 साल तो वो मिलेंगे उसको जब तक माइनर है, और 3 साल उसके बाद भी उसको और दिए जाएंगे। तो माइनर की डेफिनेशन में उस पर्सन को भी शामिल किया है जो कि अनबॉर्न है लेकिन एग्जिस्टेंस में जरूर है वो। और सेम यही टॉपिक जो अनसाउंड माइंड के लोग हैं, इनसेन, इनसेन यानी पागल लोग, जो इडियट मतलब वो अनसाउंड माइंड के लोग हैं, उन पर भी आपको सेक्शन 6 का बेनिफिट मिलेगा। यानी वो भी जब डिसेबिलिटी से दूर हो जाएंगे तब उनके लिए लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। तो माइनर पर्सन और अनसाउंड माइंड के पर्सन के लिए लिमिटेशन पीरियड काउंट करना उस डेट से स्टार्ट करेंगे जिस दिन उनकी ये डिसेबिलिटी खत्म हो गई। और ध्यान से सुनना, सेक्शन 6 सूट्स और एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन पे ही अप्लाई होता है। ध्यान से सुनो, सेक्शन 5 अपील और एप्लीकेशन पे एप्लीकेबल होता था। ध्यान दो, सेक्शन 5 अपील और एप्लीकेशन पे ही एप्लीकेबल होता था, यानी सूट्स और एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन पर सेक्शन 5 नहीं होता था ना। तो जिन पर सेक्शन 5 नहीं होता था उन पर सेक्शन 6 लागू होता है, यानी सेक्शन 6 अपील वालों के लिए नहीं है और जो अदर एप्लीकेशंस हैं उन पर नहीं है। सेक्शन 6 का बेनिफिट सिर्फ सूट में मिलेगा या फिर एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में मिलेगा। अपील में या अदर एप्लीकेशन में सेक्शन 6 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और सेकंड पॉइंट तो बहुत प्यारा है, यह पॉइंट बोल रहा है कि मान लो सर एक इंसान पहले तो माइनर है, तो माइनॉरिटी के दौरान तो लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हुआ ही नहीं, जैसे ही वो मेजर हुआ उससे एक दिन पहले वो पागल हो गया, यानी माइनॉरिटी खत्म हुई कि उसी टाइम पागल भी हो गया। अब यानी एक डिसेबिलिटी खत्म हुई और दूसरी डिसेबिलिटी कंटिन्यू स्टार्ट हो गई। ध्यान से सुनो बेटा, यदि एक पर्सन की एक डिसेबिलिटी खत्म हुई है और उससे वो रिकवर हुआ कि दूसरी डिसेबिलिटी कंटिन्यू हो गई, तो अब वो जब दूसरी डिसेबिलिटी फिर खत्म हो जाएगी तब उसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो। यानी पहले माइनर था तो लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ, जैसे ही वो मेजर बना उसी दिन पागल हो गया, तो अब वो जब तक अनसाउंड माइंड का है फिर डिसेबिलिटी कंटिन्यू, तो यानी लिमिटेशन पीरियड फिर स्टार्ट नहीं होगा। जब वो सभी डिसेबिलिटीज से फ्री हो जाएगा ना तब लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। एक बार यदि लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो गया, जैसे मान लो कोई व्यक्ति माइनर था, जैसे ही मेजर हुआ 18 साल का वो बिल्कुल सही है और उसके 1-1.5 साल बाद वो पागल हो गया, तो अब लिमिटेशन पीरियड नहीं रुकेगा। ध्यान से सुनना, लिमिटेशन पीरियड वंस स्टार्ट कैन नॉट बी स्टॉप्ड। एक बार यदि लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो गया, क्योंकि एक डिसेबिलिटी खत्म हुई तो डिसेबिलिटी खत्म होते ही लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट। अब दूसरी डिसेबिलिटी यानी वो पागल हो गया लेकिन कुछ दिन बाद, तो कुछ दिन तो सही रहा ना, तब वो केस कर सकता था। अब लिमिटेशन पीरियड काउंट होना स्टार्ट हो गया। अब जो भी 2 या 3 साल का समय है उसमें उसको केस फाइल करना पड़ेगा, खुद करे, यदि वो पागल हो गया तो उसकी फैमिली करे, लेकिन अब वो तो आपको केस फाइल, वो जो भी सूट फाइल करना है वो सूट फाइल करना ही होगा, क्योंकि एक बार यदि लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है तो फिर फर्दर कोई भी डिसेबिलिटी उसको स्टॉप नहीं कर पाएगी।